चल गाइस, नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे। ये हुआ तो नहीं ना, जरा बता देना। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी, ठीक है। अब ये चीज क्या है, चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होता है, नाम अजीब सा लग रहा है। 11th 12th में कभी सुनते नहीं है इनको, तो मतलब एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया होता ये नाम। क्या चीज पढ़ना, ग्लूकोज जानते हो? ग्लूकोज फार्मूला याद है किसी? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला। अच्छा, मैंने एक बार फिर से लिखा C6H12O6, और अब की बार मैंने कहा ये तो फ्रक्टोज, मान लोगे? पक्का? तो एक ही फार्मूले से दो अलग अलग कंपाउंड, ये क्या घपला है? फंक्शनलाइज। क्या फर्क है फिर इन दोनों में? स्ट्रक्चर में कोई अंतर है, कुछ ना कुछ अंतर तो होगा। जैसे मुझे याद आ रहा है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, लेकिन फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ये होती है। दोनों में 4 और 1 5 OH ग्रुप, 3 और 1 4 और 1 5, दोनों में 5 5 OH ग्रुप है, लेकिन छठवां जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग है। इसमें अल्डिहाइड है, इसमें कीटोन। ये दोनों आपस में क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म, ये हम पढ़ चुके, पता है। अच्छा, एक और कंपाउंड होता है, उसका नाम होता है ग्लूकोज, उसका फार्मूला भी C6H12O6 होता है। अच्छा, एक और होता है एलोज, उसका भी यही होता है। एक होता है एल्ड्रोज, उसका भी फार्मूला यही होता है। तो आपने दो सुने, ऐसे हो सकता है 200 कंपाउंड हो जिनका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। अच्छी बात है, एक ही फार्मूले से कई सारे कंपाउंड्स बने। इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, ये हम जानते हैं। आपने मुझे बताया ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, कैसे पता चला? किसी टीचर ने पढ़ा, उसको कैसे पता चला? अच्छा, उसके टीचर को कैसे पता चला? उसके टीचर को कैसे पता? किसी साइंटिस्ट ने बताया। गुड, वेरी गुड। साइंटिस्ट को कैसे पता चला? गूगल नहीं था उस जमाने में। ज्यादा गूगल मत किया करो, आधी चीजें गलत होती गूगल। क्या तो साइंटिस्ट को पता चला, साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है, नाम वाम भी रखा होगा। उसको कैसे पता चला? भगवान तो बताने आए नहीं। मित्र ने सही बात बोली, उसने क्या किया? टेस्ट लगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना? वेरी गुड, 180। कैसे? 180। हमने इसका फार्मूला सोचा ग्लूकोज का कि C6H12O6, तो उसमें जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास ऐड किए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 12 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 हाइड्रोजन है, 6 से मल्टीप्लाई किया, टोटल आ गया 180। तो अगर मैं आपसे किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पूछूं तो आप पहले क्या पूछोगे? सर फार्मूला तो बता दो।
मैं पूछूं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का मॉलिक्यूलर मास कितना? 1877। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का मॉलिक्यूलर मास क्या है? पहले आपको फार्मूला चाहिए उसका, तभी तो बता पाओ। पर फार्मूला में पता नहीं है, साइंटिस्ट को भी नहीं पता। मान लो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास पता ही नहीं चलेगा। ये कहानी अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जैसे मुझे कोई अननोन कंपाउंड मिला, मुझे नहीं पता है क्या चीज, उसका फार्मूला कैसे आता है सबसे पहले, ये साइंटिस्ट कैसे पता लगा, वो सारा इस चैप्टर में हमें देखें। सबसे पहले साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जो अननोन चीज मिली है उसका मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं। पहला काम ये होता है। ऐसे फार्मूले के बिना मॉलिक्यूलर मास, जी हाँ, हम लोग जो करते हैं साइंस में उसका उल्टा होता है। अपन लोग तो केवल रटने का काम कर रहे हैं। जो भी अननोन चीज मिलती है साइंटिस्ट पहले उसका क्या पता करता है, मॉलिक्यूलर मास। सब कैसे पूछता है क्या उससे, तेरा क्या मॉलिक्यूलर मास है, कैसे पता चलता है? तो उसके लिए भी मेथड्स, जैसे अभी अपन ने गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसकी हेल्प से आप अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते। जो हमें चीज मिली, मान लो गैस, तो हम उसका क्या करा देंगे, डिफ्यूजन। किसके साथ? किसी ऐसी गैस के साथ जिसका नाम आपको पता हो, मॉलिक्यूलर मास पता हो, और रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक तरीका। दूसरा तरीका सॉल्यूशन चैप्टर में अपन लोग पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला होता ही है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर से अपन ऐसे निकालते थे मॉलिक्यूलर मास, ये फार्मूला होता है। WB वेट ऑफ सॉल्यूट, जो अननोन कंपाउंड अगर वो सॉलिड है या पानी में घुल सकता है या किसी और सॉल्वेंट में घुल सकता है, तो हम उसको लेते थे, थोड़ा सा 10 ग्राम लिया, पानी में घुल लिया, तो 10 ग्राम क्या हो गया, W। R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो पता ही है। T यानी टेम्परेचर, भैया जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बनाया है थर्मामीटर डुबा के नोट कर लो। V यानी वॉल्यूम, भैया कितने मिलीलीटर वॉल्यूम है आपके पानी का, वो पहले ही नोट कर लो। केवल क्या निकालना रह जाएगा, पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे निकालने की 5 मेथड सुनाएंगे मैं। बर्कले हार्टले मेथड, मोर्स एंड फ्रेजर मेथड, फेफर मेथड, डी ब्रीज प्लाज्मोलाइटिक मेथड और टाउनसेंड नेगेटिव प्रेशर मेथड। कोई सी मेथड लगा के अपन ने क्या निकाल लिया, पाई। उसकी वैल्यू यहाँ रख, W भी पता है, R पता है, T पता है, V पता है, पाई निकाल लिया और यहाँ रख दिया, तो MB मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। भले ही आपको अभी उस कंपाउंड का नाम नहीं पता, फार्मूला नहीं पता, कुछ नहीं पता, और उसका क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर। ऐसे और भी मेथड्स होती है, प्लेटिनी क्लोराइड मेथड है, इक्विवेलेंट मास मेथड है, ठीक है ना। एक डुलोंग एंड पैकेट लॉ शायद सुना हो कभी आप लोगों ने, नहीं? चलो, यस सर। हाँ, कुछ ने सुना होगा डुलोंग एंड पैकेट लॉ। कई सारी मेथड्स हैं जिनसे आप मॉलिक्यूलर मास अननोन चीज का भी निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोग सबसे पहले क्या पता करते हैं, मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं उस अननोन कंपाउंड का, कि कितना है भैया इसका वजन। नाम बाद में रखेंगे, भाई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है डॉक्टर, उसका वजन कर लिया अपन ने, वजन। नाम तो बाद में रखते हैं 6-7 दिन बाद, अब नाम रखने की कोशिश करें। मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, अब ये पता लगाना जरूरी है कि उस अननोन कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक, तो उनमें से कौन कौन से एलिमेंट उसमें प्रेजेंट।
तो उसके लिए लगाया जाता है उस कंपाउंड का टेस्ट लेबोरेटरी में जाना। हो सकता है कभी स्कूल की लेबोरेटरी में जाने का मौका मिला हो, पिछले 2 सालों से तो बच्चों को नहीं मिल रहा है, मिला हो तो एक सॉल्ट एनालिसिस कराई जाती है। उसमें पाउडर रहते हैं, कहते हैं इसमें पता करो कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन। उसने तो फाइल तो बनाई होगी है ना, प्रैक्टिकल फाइल। तो हम वहां जाके टेस्ट लगाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट अलग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट अलग है। हमारे सिलेबस में दोनों है पढ़ने के लिए। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक के पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक के अलग चलते हैं, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अलग, वो भी अपन बात करें, ठीक है। तो इन टेस्ट को लगाया जाता है और इन टेस्ट का नाम होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी पता कर, किस क्वालिटी का एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब कौन सा एलिमेंट। इसको हम डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं सिंपल भाषा, यानी एलिमेंट की पहचान करना है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट है। जब एलिमेंट पता चल जाते हैं कौन कौन से, तो फिर हम पता करते हैं कि वो कितने कितने परसेंटेज है। जैसे पता चला उस कंपाउंड के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। 118 में से ये 3 एलिमेंट है और कोई नहीं। तो फिर पता करना पड़ता है कार्बन कितना परसेंटेज है उसके अंदर, 5%, 20%, 60%, 90% कितना। हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है, नाइट्रोजन कितना परसेंट। अगर परसेंटेज पता चल जाए तो फिर आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। तो अब परसेंटेज पता किया जाता है, उसके लिए भी टेस्ट लगाए जाते हैं या मेथड्स होती हैं, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। समझ गए, क्वांटिटी मात्रा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, या इसका एक और नाम है एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट। एस्टिमेशन मतलब मात्रा पता करना। जैसे हम बाजार में कुछ लेने जाते हैं, मान लो कंप्यूटर लेने गए तो हम कहते हैं एस्टिमेट बना दो कितने रुपए का पड़े, अमाउंट पता करना, एस्टिमेशन इंग्लिश का शब्द। जब ये पता चल जाता है तो फिर हम उस कंपाउंड का एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना होने के बाद एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पता चल कि साहब C6H12O6, पर C6H12O6 से तो बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। अभी देखा था आपको, एलोज, ग्लूकोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, बहुत सारे हो सकते हैं। अब क्या पता करना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर। इसके लिए भी टेस्ट लगाए जाते हैं और वो टेस्ट लगाना कहलाता है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, ये टेस्ट करा। सर इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये पता करते हैं उस कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप तो चाहिए ना पहले, फिर ये पता करते हो फंक्शनल ग्रुप कहां लगा है, पोजीशन। फिर पता करते हैं अगर डबल बॉन्ड है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, मतलब सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। फिर पता करते हैं कि वो डबल बॉन्ड कहां लगा है, ये ट्रिपल बॉन्ड कहां लगा है, पोजीशन, तभी तो उसका आईपीसी नेम बनेगा। ये सारा खेल इस चैप्टर में सीखा, मतलब पूरे किसी कंपाउंड की कुंडली बनाना, पैदा होने से लेकर बिल्कुल फाइनल उसकी स्ट्रक्चर तक, ये खेल खेल। आइए बस सुन, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये अपने सिलेबस में है नहीं, मतलब अलग अलग चैप्टर में, जैसे मैंने बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल लो, डिफ्यूजन से निकाल लो, तो वो तो अपन अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहां शुरुआत किससे करनी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फिर फार्मूला बनाना सीखना, फिर स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन हम बात करेंगे इस ऑर्डर में बच्चे। तो क्या पढ़ना है चैप्टर मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो मजा आता है चैप्टर पढ़ने के। हम कर क्या, शुरुआत में कराऊंगा आपकी इस बात से कि फार्मूला क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये तो देख लें, और अगर हमें परसेंटेज पता हो एलिमेंट्स का तो हम फार्मूला बना सकते हैं। वो थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, उसको पहले सीखते हैं, फिर अपन ये टेस्ट लगाना सीखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन
एंड POC। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो इट इज द representation of composition of a compound, किसी कंपाउंड के कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करना, बताना, दिखाना, प्रस्तुत करना। कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, with the help of symbols of constituent elements। जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है, जो उसमें प्रेजेंट है, उन एलिमेंट्स के सिंबल की मदद से उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना कहलाता है केमिकल फार्मूला। ये 3 तरह का होता है, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो और भी तरह का हो सकता है। जैसे पहला है एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनके बीच का सिंपलेस्ट रेशो बताता है, सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ये बताता है। जैसे भी ग्लूकोज का फार्मूला आप लोगों को क्या बताया था, C6H12O6। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या रेशो दिखाई दे रहा है, 1:2:1। तो अगर मैं सिर्फ इसका रेशो लिखूं, पूरा फार्मूला नहीं लिखूं, फार्मूला तो ये है, पर सिर्फ रेशो बता दूं, इसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, इस रेशो, ये क्या कहलाएगा मेरा एम्पिरिकल फार्मूला। ये नहीं है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, उनके बीच में क्या बताता है, रेशो। तो फिर ये कौन सा फार्मूला था, तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट गिव्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ, बिल्कुल सही ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है। जैसे हमारा ग्लूकोज जो है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला वो था, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। लिखिए तो, अब एक तीसरा फार्मूला और होता है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। It explains स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। मतलब इसमें सब कुछ पता चल जाता है, कितने एलिमेंट हैं, एग्जैक्ट नंबर भी, और कैसे जुड़े हुए हैं वो आपस में वो। जैसे ग्लूकोज का हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये,
अब इसमें देखिए बिल्कुल एक एक एटम ओपन करके बता दिया है कौन किससे जुड़ा है और कैसे बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल से या डबल से। बल्कि यहां तो मैंने ओरिएंटेशन भी दिखाया, मतलब आप देखेंगे इसमें फर्स्ट कार्बन का OH राइट पे तो सेकंड का लेफ्ट। ग्लूकोज में ऐसे ही होता है, अगर हमने सेकंड का राइट पे कर दिया तो ग्लूकोज नहीं कहलाएगा। जो बहुत सारे नाम रहता है ग्लूकोज, एल्ट्रोज, मेल्टोज, ऐसे नाम है, वो बायोमोलिक्यूल में पढ़ लेंगे। फिर इधर OH फिर राइट पे, फिर राइट पे, फिर राइट पे, इस तरह का ये। अच्छा, इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब क्या है कि CHOH, कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक OH, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इधर भी आया है, इधर भी आया है, इधर भी आया है, इधर भी, 4 बार आया है। तो बार बार लिखने से अच्छा ब्रैकेट में बंद करके होल खोलना। ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है, लेकिन इसको हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला या कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस कर दिया, छोटा कर दिया, लिखने में कम जगह। इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिटा दिया CHO। इस फार्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन, इस तरीके से अब लिखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूले को, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखे जाते, बल्कि जिसने बैंड टेस्ट लाइन की जिगजैग लाइन बनाई जाती है, उसमें जितने कॉर्नर्स हैं हर कॉर्नर पर एक कार्बन माना जाता है, और हाइड्रोजन जितनी वैलेंसी कम बच रही है उतने माना। फंक्शनल ग्रुप दिखाया जाता है, या CHO था एल्डिहाइड, तो C से O डबल बॉन्ड था, O डबल बॉन्ड जोड़ दिया। H मैंने कहा था दिखाना नहीं, तो नहीं दिखाया। तो पेपर में अक्सर आपको केमिस्ट्री के अंदर जेई में तो ऐसे मिलेगा, ऐसे फार्मूले नहीं लिखेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, तो पहचानना सीख। ये कहलाती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फार्मूले को लिखने का बॉन्ड लाइन तरीका, बॉन्ड को लाइन से दिखा रहे हैं। डबल बॉन्ड है तो 2 पैरेलल लाइन से दिखा देते हैं, जैसे ये दिखा। ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पैरेलल, ऐसा। इसके अलावा भी और तरीके होते हैं जो आमतौर पे स्टीरियो आइसोमेरिक पढ़ाते टाइम समझ में आने चाहिए, जैसे वेज एंड डैश फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, और न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, बोट चेयर स्ट्रक्चर, बोर्ड स्ट्रक्चर, बहुत तरह के होते हैं, वो सब अपन स्टीरियो में सीखेंगे। इतने अभी नाम सुनने का, ये फार्मूलाज है जो अपन यूज करने वाले हैं केमिस्ट्री का। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला पता चल जाए कंपाउंड, फिर मॉलिक्यूलर पता चल जाए, फिर उसके बाद क्या पता पड़ जाए, स्ट्रक्चर। यही सब हमें इस चैप्टर में करना है, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जनरली। कैसे कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट। एक और तरह के कंपाउंड हमने दुनिया में सुना है, आयनिक। आयनिक कंपाउंड आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे। कहां मिलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में तो कोवेलेंट ही मिलेंगे, एक आध जगह उनमें कोई आयन जुड़ा हो तो बात अलग है, पर बेसिक नेचर इन कंपाउंड्स का कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। दे आर नेवर आयोनिक। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से भर लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। दूसरी बात दिमाग में भर लीजिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कोवेलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलते, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पानी में नहीं घुलते। ये बात बिल्कुल फेविकॉल से चिपका लो दिमाग। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पानी में नहीं घुलते। हाँ, 2-4 नालायक हर जगह मिल जाते हैं, बदमाश। तो 2-4 ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं। कौन से, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, या पूरी दुनिया की बात कर लो, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलता, तो ऑर्गेनिक भी नहीं घुलते। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड पानी में घुल सकते हैं। वो कोवेलेंट कंपाउंड पानी में घुल सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते। तो हमें कैसा पता पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा कौन नहीं? तो उसकी ट्रिक है, जिस कंपाउंड में आपको फोन से H जुड़ा दिख जाए, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ी दिख जाए, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और ऐसे कोवलेंट कंपाउंड पानी में घुल जाएंगे। वो डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग जनरल, ये पानी में घुलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, नहीं घुलेगा। सर ऑक्सीजन है तो सही, पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, कार्बन से, इनसे जुड़ा होना चाहिए। अब जरा ये देखो, इसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा, ये पानी में घुल जाए। अब आप देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। लो, लेकिन इनमें से एक पानी में घुलेगा, एक नहीं घुलेगा, है दोनों कोवलेंट कंपाउंड। जहां कहीं भी नॉन मेटल से नॉन मेटल जुड़ती है, वो कंपाउंड कोवैलेंट होता है। अगर ये भी नहीं पता हो तो ये भी बता, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबके सबके नॉन मेटल, इतना तो जानते हो। तो ये सबके आपस में जुड़ने से कैसा कंपाउंड बनाएंगे, कोवैलेंट। मेटल आने पे आयनिक बॉन्ड बन सकता है, आयनिक बॉन्ड केवल कौन बना सकती है, मेटल। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी केमिकल बॉन्ड में डिटेल में पढ़ेंगे, पर बेसिक बातें बताते। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पर एक पानी में घुल रहा है, एक पानी में नहीं घुल रहा। यानी किस बात में अंतर है, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। पानी में घुलना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। बाकी रिएक्शन भी अलग होती है इनकी, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। इनमें किस बात का अंतर है, फंक्शनल ग्रुप। इधर ईथर लगा, इधर एल्कोहल लगा, ऐसी चीज आपस में क्या कहलाती है, आइसोमर। तो ये फंक्शनल आइसोमर है, बिल्कुल। इनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही है, अलग आ रही है, अलग आ रही है। तो आइसोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ये हमने प्रूफ भी कर लिया, सामने देखिए, ठीक है। तो पेपर में इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएगा, मिक्स क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनिक का नहीं, फिजिकल होना कहीं के भी। 25 कंपाउंड लिख देंगे, कोई आयोनिक होगा, कोई कोवैलेंट होगा, कोई कैसा होगा। पूछेंगे इनमें से कौन कौन सा पानी में घुलेगा। अब गिनना पड़ेगा कितने कोवैलेंट है, फिर उनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड वाले छांटने पड़ेंगे। आयनिक तो ज्यादातर घुलेंगे, पर आयनिक में भी कुछ बदमाश होते हैं जो नहीं घुलते। हाँ, आयनिक कंपाउंड पानी में घुलता है, पर कुछ हैं जो नहीं घुलते। ऐसे कोवैलेंट पानी में नहीं घुलता, कोवैलेंट पानी में नहीं घुलता, पर कुछ हैं जो घुल जाते हैं। तो वो बदमाशी अपने को देखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी क्या करना। अभी तो कोवैलेंट की समझा। तो हमें ये समझ में आ गया, स्ट्रक्चर अलग है तो प्रॉपर्टी भी अलग होगी। अभी कैसे पता पड़ेगा क्या स्ट्रक्चर है, वही चीज हम सीखते हैं इस चैप्टर के स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन पार्ट। अच्छा, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात हुई, थोड़ा सा आयनिक कंपाउंड की तरफ भी नजर डाल दें। कोवैलेंट कंपाउंड का फार्मूला लिखना लिखना सीखने वाले अपन लोग, सब करने वाले। आयनिक कंपाउंड का भी सीख लेते हैं, वो आसान है, कुछ नहीं करना। जैसे मुझे सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला लिखना, तो मैं सिंबल सोचूंगा सोडियम का क्या हो, उसका चार्ज सोचूंगा कितना हो, +1 आता है सोडियम का चार्ज। ये कैटायन हो, कैटायन का सिंबल लिख लिया, उसके ऊपर उसका चार्ज। फिर एनायन का सिंबल सोचूंगा, फॉस्फेट का PO4, इसका चार्ज होता है -3। ये इसके नीचे लगा देंगे, ये इसके नीचे लगा देंगे। कैटायन का चार्ज हमेशा एनायन के नीचे,
और एनायन का चार्ज हमेशा कैटायन के नीचे होता है। तो इसके नीचे 3 आ जाएगा तो Na3। PO4 के नीचे 1 लिखना है तो मत लिखो, जरूरत नहीं 1 लिखने की। तो फार्मूला बन गया Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। ये आना चाहिए भाई साहब। हाँ 10 में पुरानी बात है, तो ये याद एक बार हर चीज दिलाऊंगा, इसको लिखवा नहीं रहा। इसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने की क्रिस क्रॉस मेथड। क्रॉस बन रहा है, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। बता सकते हो अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है? अमोनियम का सिंबल NH4, चार्ज प्लस, डाइक्रोमेट Cr2O7, चार्ज -2, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। ये बन गया बात, सही बताया था। अच्छा एक और देखें, कैल्शियम पर क्लोरेट। दिमाग नहीं चला, बुद्धि का प्रयोग। जो सिखाया बस उतना सीख, मेरे से बाहर नहीं जाना। जितना मैंने बोल दिया उतना ही करना, इनको सिलेक्ट नहीं हो पाओ। अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ मेरे दिमाग से खेलना। मैंने क्या बोला बेटा? जो मैंने बोला उतना करो। सिंबल बोला, कैल्शियम का सिंबल Ca, चार्ज होता है प्लस। पर क्लोराइड का सिंबल कौन बताए? आदर्श भी है, अगम Cl बता दे। Cl2O7 हे भगवान, ClO4 पर क्लोराइड होता है ClO4, चार्ज -1। ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो Ca के नीचे 1 आ गया, मत लिखो। ClO4 के नीचे 2 आ रहा है, ये लिख दिया। पर ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन 42 टाइम्स है, तो ऐसे नहीं लिखना, ब्रैकेट में बंद करके लिखो। तो CaClO4 होल ट्वाइस, ये कैल्शियम पर क्लोराइड हो। शर्म करो, है फार्मूले नहीं लिख पा रहे, क्या करोगे जिंदगी में? छोड़ दो केमिस्ट्री। क्यों बता दिया? ऐसी गलती पे तो गोली मार देता हूं मैं, तो गनीमत है जिंदा बैठा है यहाँ पे। तो अब हमारे सामने क्या काम हो गया? इन आयंस के नाम याद होने चाहिए, हमें नाम ही नहीं पता, ये प्रॉब्लम है। अच्छा इसका बता दो, चलो ये गलती थी, अब नहीं होगी, है ना। एल्यूमिनियम पर सल्फेट, जरा लिखो रे सब लोग इसका फार्मूला, चैट बोर्ड में, ऑनलाइन वाले भी। मैं आप लोग भी रजिस्टर में लिखो, कहीं ऐसी रफ पे लिख लो पीछे रजिस्टर की लास्ट में, मैं भी देखता हूँ जरा कितना आता है। लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है 10th पास बच्चों को पढ़ा। कोई बात नहीं, कोरोना ने सब बर्बाद कर दिया, अपन फिर सीख लेंगे, इसलिए मैं आज शुरू से बेसिक चीज भी बता देता आ रहा हूँ। देखना रजिस्टर, ऑनलाइन वालों ने अरे आदर्श ये क्या कह रहा था? दिस इज डन है कब? तब की बात, इस बैच में तो
AlCl3O12, बढ़िया बढ़िया फार्मूले निकल के आ रहे हैं। Al2SO4 होल थ्राइस, अच्छा बढ़िया बढ़िया फार्मूले निकल के आ रहे हैं। Al2SO5 होल थ्राइस, गुड, शाबाश। एक आध दिन बुलाता हूं तुम सबको यहीं पे, जो ऑनलाइन बैठे रहते ना, उस दिन इकट्ठा एक बार मैं कूट लूंगा, महीने भर की छुट्टी। होता है ऐसा कई बार, पहले जमाने में ऐसे होता था। एक बार एयरपोर्ट पे एक अंकल जी अपने बच्चे को बुरी तरह से कूट रहे थे, इंडिया के एयरपोर्ट। भाई काय मार रहे हो, क्या गलती? कोई गलती नहीं, क्यों मार रहे हो? अरे अमेरिका जा रहा हूँ, वहां पे तो बच्चों को मारने पे रोक है, वहां केस हो जाता है वैसा, बच्चों को मार पीटे। 15 दिन बाद लौटना है मुझे, तो 15 दिन का इकट्ठा कूट के ले जा रहा हूँ। तो तुम लोगों का भी करना है मेरे को भाई साहब, वो घर पे बैठे बैठे मजे करते रहे, ठीक है ना? अब तो आ जाना घर से, उधर से आना। कुछ गूगल कर रहे हैं? नहीं, अब तुम लोग क्यों कर सकते हो, हम सब सोचते हैं, पहले से पता होता है क्या कर लोगे ना। गूगल कर लो तो भी नहीं सीखोगे। भूल जाता हूँ। क्या इस नाम में पर छुपे हैं? पर सल्फेट, पर से वो परियों की दुनिया में पहुंच गया तुरंत ही। किसके पर? सोन परी के कि हरी परी के, ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा केमिस्ट्री में पर का मतलब होता है परऑक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? परऑक्साइड बॉन्ड। नामों में जब पर लगाओ समझ जाओ परऑक्साइड बॉन्ड होने की बहुत संभावना है, हमेशा नहीं पर जनरली होता है। ये मैंने शायद आप लोगों को बताया था, इसको कहते हैं मार्शल्स एसिड। क्या कहते हैं? मार्शल्स एसिड। H2S2O8, इसको परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इसके हाइड्रोजन हटा दो तो ये आयन बचेगा, इसका नाम होता है परसल्फेट। हाँ तो तूने नहीं बोला था, हाँ गूगल बोल की बात है। परसल्फेट, इस पे 2 माइनस का चार्ज। अब मुझे एल्यूमिनियम परसल्फेट का फार्मूला लिखना है। ये लिखा Al, एक ब्रैकेट में Al, एक ब्रैकेट में परसल्फेट। इस पे चार्ज +3, इस पे -2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो Al2S2O8 होल थ्राइस। दिस इज एल्यूमिनियम परसल्फेट। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है K2S2O8, पोटेशियम परसल्फेट। बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज होता है। हमें यही नहीं पता क्या होता है परसल्फेट, तो क्या पढ़ाऊंगा बेटा मैं ऑर्गेनिक, इसलिए इनको धीरे धीरे याद करो। लिस्ट भेज दूंगा, आपके पास कलेक्शन नहीं है, लिस्ट भेज दूंगा मैं आयंस की, उसको धीरे धीरे रोज याद करो, 2-4 करके हो जाएंगे, ठीक है? चलिए इसमें एक एग्जांपल और दिखाना चाहूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल और दिखाना चाह रहा हूं, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम मतलब Mg, सल्फेट मतलब SO4। मैग्नीशियम पे चार्ज +2 होता है, SO4 पे -2।
क्रिस क्रॉस करेंगे Mg2SO4 होल ट्वाइस। ये फार्मूला बना, सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में आपने नंबर लिखे, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे आप नंबर है ना। हाँ, इसको डिनोमिनेटर नहीं कहते, इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट अंग्रेजी में। और जब ऊपर कोई नंबर लिख देते हैं पावर में, तो सुपर स्क्रिप्ट अंग्रेजी में लिखानी पड़ेगी। सब स्क्रिप्ट में जो नंबर लिखे, अगर ये नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो सकते हैं, तो उनको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। वैसे तो ये फार्मूला भी सही है, फार्मूला दिख रहा है दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम फार्मूला बन जाएगा MgSO, मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसा आप कहीं भी कर सकते हैं, मतलब हर जगह डिवाइड करके लिखना, बात इजी करके। अरे बस सुनो, इसमें कुछ लिखने का ऐसा नहीं था इसलिए नहीं लिख पाए, समझने का काम था। ठीक है, समझने पे ध्यान दो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ध्यान दो, लिखा तो पता नहीं कब से लिख रहा हो। तो अब इसी चीज को अगर थोड़ा बहुत समझ गए तो क्वेश्चन करके बता, क्वेश्चन कैसा आता है वो। एक कंपाउंड है, उसके सल्फेट का फार्मूला मैंने बताया M2SO4 होल ट्वाइस। तो उसके फॉस्फेट का फार्मूला आपको सोचना। अब यहां चक्कर क्या, उस एलिमेंट का नाम नहीं बताया, M बोल, तो नाम नहीं बताया तो हम उसका चार्ज नहीं पता, लेकिन मैंने उसका एक कंपाउंड बता रखा। तो जो कंपाउंड गिवन है उसकी हेल्प से हम इस M का चार्ज सोचने की कोशिश करेंगे। तो कंपाउंड क्या गिवन है, M2SO4 होल ट्वाइस। अभी क्या समझाया था, क्रिस क्रॉस MP04। हाँ, पॉजिटिव आयन का चार्ज नेगेटिव के नीचे होता है, नेगेटिव आयन का चार्ज पॉजिटिव के नीचे। तो ये 2 कहां से आया होगा, यहां से, और ये 3 कहां से आया होगा, यहां से। ये 3 किसका चार्ज है, M का। ये 3 जो लिखा है इसका चार्ज, तो M का चार्ज हमारा हो गया +3। तो गिवन कंपाउंड से चार्ज डिसाइड कर लीजिए कितना। अब हो गया काम। अब मुझे इसका फॉस्फेट का फार्मूला बनाना है। M लिखा, PO4 लिखा, इसका चार्ज मुझे पता चल गया +3 है, इसका चार्ज -3 होता है। क्रिस क्रॉस किया तो M3PO4 होल ट्वाइस। सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 से कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल सही बताया हमारे मित्र ने, MPO4 फार्मूला इसका। क्लियर? हटा दो। चलिए हम अपनी चीज पे आते हैं, इनऑर्गेनिक के फार्मूले बनाने बताते हैं। अब ऑर्गेनिक के कैसे बनता है, ऑर्गेनिक मतलब कोवेलेंट से मेरा मतलब, ये आयनिक के सिखा दिए, किसके सिखा दिए, आयनिक।
एक और बेसिक बात बता दूं भैया, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन बोरॉन, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन और नोबल गैस, ये इतनी चीजें हमारी नॉन मेटल हैं। इतनी चीजें क्या हमारी नॉन मेटल, बाकी सब मेटल, बाकी सब मेटल। 12 एलिमेंट लिखे हैं ये और 6 नोबल गैस, तो 18 नॉन मेटल है पूरी पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट। बाकी 100 क्या है मेटल्स है, उनमें मेटलॉइड भी होंगे पर ठीक है मैं उनको अलग करता हूं। क्यों बता रहा हूं ये नाम, क्योंकि हमें ये अगर नॉन मेटल नहीं पता है, मेटल नहीं पता है, तो ये पहचानने में दिक्कत जाएगी कौन सा कंपाउंड आयनिक है कौन सा कोवैलेंट। तो भैया कम संख्या की चीजें याद रखना आसान, तो या तो इनको लिख लो या दिमाग में बिठा लो कि भैया ये 12 + 6 नोबल गैस के लिए छोड़ने के कंपाउंड बनाते नहीं, क्या करना। पर ये भैया 12 नाम तो याद रखना हमेशा, आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के, ये नॉन मेटल है, यही नॉन मेटल इस्तेमाल होंगे सब में, ये याद होनी चाहिए कि 12 नाम, 1 दर्जन नाम हमेशा याद होना चाहिए। ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कैसे हैं, नॉन मेटल है। अब इनमें एक और चीज बता देता हूं, इनकी नेटिव स्टेट में फार्मूलास क्या होता है। जैसे H कभी H नहीं होता, H2 के फॉर्म में है, गैस है। C सॉलिड है, कार्बन सॉलिड होता है, तो उसके आगे 2 3 4 कुछ लगाने की जरूरत है। सिलिकॉन सॉलिड होती है, बोरॉन सॉलिड, नाइट्रोजन गैस है N, फास्फोरस सॉलिड है लेकिन इसका फार्मूला P4 होता है। ऐसे सल्फर सॉलिड है लेकिन इसका फार्मूला S8 होता है, इसका मॉलिक्यूल S8 फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन गैस है, ये गैस है, ये गैस है। आयोडीन सॉलिड है, I2 होता है। और दुनिया का एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल लिक्विड नहीं होती, या तो गैस होती है या सॉलिड। एकमात्र नॉन मेटल दुनिया की जो लिक्विड है वो है ब्रोमीन। ये क्वेश्चन भी आता है जी, मेन लेवल की बातें बता रहा हूं कि कौन सी एकमात्र नॉन मेटल है जो लिक्विड है दुनिया में, आंसर है ब्रोमीन। मेटल तो 4 है जो लिक्विड होती है, बड़ी आश्चर्यजनक बात, 4 मेटल लिक्विड है, मरकरी, गैलियम, कौन सी, मरकरी, गैलियम, सीजियम, फ्रेंसियम और फ्रांसियम। ये 4 नॉन मेटल हैं जो कैसी हैं, सॉरी 4 मेटल हैं जो कैसी हैं लिक्विड, और 5वीं ये चीज है जो नॉन मेटल है ये लिक्विड। टोटल 5 एलिमेंट लिक्विड है पीरियोडिक टेबल, बाकी सॉलिड या गैस। कार्बन भी सॉलिड होता है, सिलिकॉन भी सॉलिड होता है, बोरॉन भी सॉलिड होता है। बाकी जिन पर रेड सर्कल बने ये सब गैसियस स्टेट में होते हैं। सबकी फिजिकल स्टेट भी पता होनी चाहिए। सर इससे क्या फायदा हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेटा अगर फिजिकल स्टेट नहीं पता। चीजें मामूली लग रही है पर इसी से होगा, ये नहीं पता होगा तो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन गलत करोगे अगर इनकी नेटिव स्टेट नहीं पता हो। देख लिया B12 किसने, विटामिन B12 होता है क्या, अरे यार वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात होगी, ऐसा नहीं लिखो, ऐसा एडजस्ट नहीं करता। तो कार्बन भी डायमंड बनाता, C4 होता है, बल्कि C4 क्या C8 होता है, वो सॉलिड स्टेट में बात है। यानी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के फार्मूले एक और तरीके से लिखे जाते हैं, सॉलिड स्टेट की कंसेप्ट, वो अलग चीज है, वहां सीखेंगे। अभी जो लिखा होता है यार हटा दो। तो मैं ये कह रहा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड के या आयनिक कंपाउंड के फार्मूला तो आपने बना लिए फट से क्रिस क्रॉस मेथड से, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के अगर आपको फार्मूला बनाने हैं क्रिस क्रॉस मेथड काम नहीं करता। आयन थोड़ी है उसमें, मैंने आपसे क्या बोला था, कैटायन का चार्ज एनायन के नीचे, एनायन का चार्ज कैटायन के ऊपर, कोवेलेंट में काय का चार्ज। तो कोवेलेंट कंपाउंड के फार्मूला कैसे बनाए जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको यह पता हो कि कोवेलेंट कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट
कितना परसेंटेज है, किस एलिमेंट का परसेंटेज कितना है। अगर ये पता चल जाए तो फॉर्मूला बना सकते। तो हमें कैसे पता लगेगा परसेंटेज का? अभी जो दो नाम बोर्ड पे लिखे थे, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो भी सीखना है। और मान लो परसेंटेज में पता है तो फार्मूला कैसे बनेगा वो पहले सिखा दे। परसेंटेज पता होने पे कैसे करना। Calculation of empirical formula and molecular formula. Empirical formula और molecular formula का कैलकुलेशन। थ्योरी कुछ नहीं, क्वेश्चन से सीखेंगे। पहले क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे अपन एम्पिरिकल फार्मूला पता करेंगे। एंड organic compound contains 40% carbon and 6.66% hydrogen। 40% कार्बन है और 6.66% हाइड्रोजन। Then find out its empirical formula। क्या यहां पर मैंने उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पता है? तो एम्पिरिकल फार्मूला पता करने के लिए मॉलिक्यूलर मास पता होना जरूरी नहीं होता, सिर्फ परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए? परसेंटेज। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकला। सर कैसे निकालेंगे ये अपन देखते हैं। इसके लिए टेबल बनानी पड़ती है। इस टेबल के पहले कॉलम में एलिमेंट का नाम लिखते हैं, दूसरे में परसेंटेज, तीसरे में उसका एटॉमिक मास। पहले कॉलम में उस एलिमेंट का नाम या सिंबल, दूसरे में उसका परसेंटेज कितना है, तीसरे में एटॉमिक मास, चौथे कॉलम में लिखा जाता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। शॉर्ट में आरएनए। और पांचवें कॉलम में लिखा जाता है सिंपल रेशो। अब जैसे एक एलिमेंट दिया कार्बन, दूसरा दिया हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज 40, हाइड्रोजन का 6.6। लेकिन एक काम करना है, सवाल शुरू करने से पहले चेक कर लेना है कि जो एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए उनका टोटल 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या इन दोनों का टोटल 100 तो नहीं आ रहा? इसका मतलब इसमें तीसरा एलिमेंट और है जिसका परसेंटेज दिया नहीं। तो वो तीसरा कौन? तो तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन माना जाता है। जब कोई और उसने नहीं बोला तो ऑक्सीजन मान लेते। सर कोई और नहीं बोला मतलब हो सकता है इस क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे होगी लैंग्वेज की, अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड हैज 40% कार्बन एंड 6.66% हाइड्रोजन। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है 40% कार्बन 6.66% हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या? वो तीसरा एलिमेंट कौन है? सल्फर।
स्टार्टिंग में सल्फर बोल गया ना, पर उसका परसेंटेज नहीं दी। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तीसरा एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। कुछ नहीं दिया तो तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। इसका परसेंटेज कितना आएगा? 53.34। 100 में से माइनस कर लो दोनों का टोटल। 53.44। सही है। आप लोगों को शत शत नमन। भाई मैं गलती करूं तो समझ में भी आता है, उम्र हो गई है। तुम लोग तो जोड़ना घटाना सही कर लो। अब एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ये तो याद होने चाहिए भाई, नहीं है तो फिर कर लो। अब यार रिलेटेड नंबर ऑफ एटम, ये कैसे निकालो? तो जिस एलिमेंट का जो परसेंटेज दिया उसमें इसके एटॉमिक मास का डिवाइड कर दो। 40/12, इधर 6.66/1, इधर 53.34/16। तो ये 3.33 आ जाएगा, ये 6.66 आ जाएगा, ये भी लगभग 3.33 आ जाएगा। ये निकला है रिलेटिव नंबर। अब निकाला जाता है सिंपल रेशो। सिंपल रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन तीनों में से जो आरएनए आए हैं, जितने भी आरएनए आए, इनमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं कौन सा है। 3.33 दिख रहा है, दो जगह हुआ। इस सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर देते हैं। मतलब इससे इसको खुद को भी डिवाइड करेंगे, इधर 6.66 को भी डिवाइड करेंगे, और इधर फिर से आया 3.33 या कोई और नंबर आता तो उसको भी डिवाइड करेंगे। ये आ गया सिंपल रेशो। कई बार क्या होता है इसमें छठवां कॉलम भी बनाना पड़ता है प्रभु काय के लिए। कई बार ये सिंपल रेशो भी पॉइंट्स में आ जाता है, जैसे 1 आया और इधर 2 की जगह आ गया 1.5, और इधर फिर 1 आ गया। तो 1.5 को होल नंबर में बदल सकते हैं क्या? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर छठवां कॉलम बनाते हैं उसमें इन सब नंबर को, खाली इसी को नहीं फिर सबको करना पड़ेगा, सब नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो सिंपल होल नंबर रेशो आया। ठीक है, तो कभी कभी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज। अब यहां देखिए, ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। तो कैसे आ गया? आपको बस ये देखना है कि किसके सामने क्या रेशो आया। कार्बन के सामने 1 आया, हाइड्रोजन के सामने 2 आया है, ऑक्सीजन के सामने 1 आया। तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला C1H2O। बता सकते हैं किसका एम्पिरिकल फार्मूला है? जो कंपाउंड्स सुने ग्लूकोज सबका, फ्रक्टोज का नहीं है, फ्रक्टोज का भी है, पूरे सारे जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज सबका यही है। हेक्सोज कहते हैं इन सबको, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज एल्ड्रोज मैनोज, इन सबको इकट्ठा क्या कहते हैं? हेक्सोज। हेक्स मतलब 6, जिनमें 6 कार्बन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं हेक्सोज। बायोमॉलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़े, ये निकाल लिया एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में क्या है? आइसोमर। मैंने आपको पढ़ाया था आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है, और डीयू सेम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से वो वाली बातें निकल के आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताइए। अच्छा एक बात बताऊं, ये एम्पिरिकल फार्मूला इसका भी हो सकता है। राइबोज शुगर C5H10O5, इसका भी रेशो तो 1:2 बना। राइबोज शुगर डीएनए आरएनए सुने, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। 10 तक तो बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो ये आरएनए में पाई जाती है राइबोज। ये क्वेश्चन भी आएगा केमिस्ट्री के अंदर, पढ़ना पड़ेगा। तो C5H10O5, इसका भी यही आ रहा है। एक और शुगर होती है जिसको कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, C3H6O3, इसका भी यही आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला तो बहुत सारे लोगों का सेम हो सकता है। अगर मैं कहूं सर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3 भी हो सकता है, C5H10O5 भी हो सकता है, C6H12O6 भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर चाहिए, इससे पता नहीं पड़ रहा कुछ, कैसे निकालें? तो इस डेटा से जो सवाल में दिया है, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल सकते। एक और चीज की जरूरत है, और उस चीज का नाम है मॉलिक्यूलर मास।
अगर इसी सवाल में मैं मॉलिक्यूलर मास दे दूं तो फिर आप एम्पिरिकल फार्मूला के बाद पहले तो यही निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोल देता मॉलिक्यूलर मास है 150, तो डेटा में दिया रहेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर मास नहीं देते, वेपर डेंसिटी दे देते, निकाल लो किससे मॉलिक्यूलर VD into T. अभी सिखाया बेटा 2-4 दिन पहले, वेपर डेंसिटी इंटू 2 स्क्वायर 2 मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, अभी सिखाया 2-4 दिन पहले। तो भैया वेपर डेंसिटी तो घबराना नहीं कि मॉलिक्यूलर मास नहीं, उसका डबल कर लेना मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास दिया तो मैंने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते। कैसे? एम्पिरिकल फार्मूला तो पहले भी निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला तो पहले भी निकालना पड़ेगा, तब भी अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो भी एम्पिरिकल फार्मूला आने के बाद एक नंबर निकालते हैं n, ये नंबर निकालते हैं n। अभी n कैसे निकालते हैं? तो उसका फार्मूला है n निकालने का मॉलिक्यूलर मास जो आपको दिया गया है डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। सर ये क्या एम्पिरिकल फार्मूला मास? आपने जो एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है उसका वजन। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 150। ये दिया। सर एम्पिरिकल फार्मूला का मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास जोड़, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन है, 12 + 2 14, ऑक्सीजन एक है 16, 14 + 16 30। ये एम्पिरिकल फार्मूला मास है कितना? डिवाइड किया तो 5 आ। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो वेरी सिंपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। ये जो n निकाला है इसका एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला मेरा निकला है C1H2O1, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो तो हर चीज 5 टाइम्स हो जाएगी। तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C5H10O5, यानी ये राइबोज हो सकती है? उसकी भी तो आइसोमर होंगे यार, जरूरी थोड़ी है। वो तो तब तक नहीं नाम दे सकते तो स्ट्रक्चर नहीं पता चले, नाम तो तभी दे पाओगे। ये राइबोज हो सकती है हाँ, पर ये एक तरह की पेंटोज शुगर है, समझ गए? 5 जिस शुगर में 4 कार्बन होते हैं वो टेट्रोज, 3 कार्बन है ट्राइओज, 5 कार्बन है पेंटोज, 6 कार्बन है हेक्सोज, 7 कार्बन है हेप्टोज, ऐसे करके नाम है। ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना भी बता दे, इसको नोट कर ले तो कहानी आ जाएगा। हो गया? चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ, आपको उनके एम्पिरिकल फार्मूला बताते जा, ऐसे हवा में बताते जा। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बने? C1H2O1। अभी किया भी था बने। अच्छा एक और चीज, पेपर में क्वेश्चन आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूले का। कैसा? मॉलिक्यूलर फार्मूले, तो मैंने अभी डिटेल बताई, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी, क्वेश्चन पूछा इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन इक्वल टू 40%,
हाइड्रोजन इक्वल टू 5%, परसेंटेज पे ध्यान मत देना, तो कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहा हूं। नाइट्रोजन इक्वल टू 30%, ऑक्सीजन इक्वल टू 25%। its molecular mass is 59, कितना 59, then its molecular formula will be आप कैसे करोगे? ये पूरी मेथड जो बताई उससे आप कर सकते, लेकिन 4 ऑप्शन भी तो दिए होंगे। अगर ऑप्शन दिए हैं तो, नहीं दिए तो पूरी मेथड ही लगानी पड़ेगी। अगर ऑप्शन दिए हैं, जैसे ऑप्शन दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड NH, दूसरा ऑप्शन दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, तीसरा ऑप्शन दिया है CH3 CO NH2, चौथा ऑप्शन दिया है CH3 COOH। अब इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा आंसर है, तो आप ये 5 सेकंड में कर सकते हो, तो पूरी मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं। सर कैसे? आपको मॉलिक्यूलर मास दिया, फार्मूले भी तो दिए हैं, इन चारों फार्मूले के एटॉमिक मास जोड़ जोड़ के मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, जिसका 59 आया वही आंसर है। अब जैसे इसका निकलवाओ टोटल। अच्छा पहली बात, ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं सर, क्यों? इसमें मैंने कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 4 एलिमेंट बताया ना, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसमें नाइट्रोजन एब्सेंट है, ये तो वैसे कर गए। अब इन दोनों पे आए, इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक कार्बन दूसरा कार्बन C2, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, हाइड्रोजन 3 और 1 4 और 1 5, 5 ही है ना पक्का, और नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 1, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना। टोटलिंग करो, कार्बन का मास 12, 12 2 जा 24 प्लस 5 29 पक्का, 14 और 16, नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 16, 30 प्लस 29 59, यही आंसर है। रुको जल्दी नहीं बेटा, इसका भी चेक कर लो, IIT है, मल्टीपल चॉइस आंसर मल्टीपल चॉइस आंसर। इसका टोटल 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो ये भी 59 है, यानी इसका आंसर C भी सही है और B भी सही। एक नहीं हो सकता नहीं, क्योंकि उसने स्ट्रक्चर थोड़ी पूछी, उसने केवल क्या पूछा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे सेम डिपेंड करता है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम, ये आंसर है। अरे बात सुन, अब क्या करा, पूरी मेथड लगाई क्या मैंने? नहीं लगाई, ट्रिक से काम ऐसे कर लिया। ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर। विभोर फाल्के जी हैं? यस सर। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा कंपाउंड है, एल्कोहल है, एमीन है, एसिड है, क्या? स्पर्शी, आदर्श बियर, एमाइड है ये नहीं, मैं तो फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा हूँ कौन सा है। CONH2। अरे एमाइड है, एसिड एमाइड, कार्बोमाइड क्या होता है? स्पेशल सफिक्स बेटा, हाइड्रोजन थोड़ी लिख रहे हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप पूछा है वो तो एक अलग बात होगी, जब चेन में नहीं आ पा रहा है तो ये करिए वो करिए, तो थोड़ी चेन में आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा तो भी ये थोड़ी पूछ रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एमाइड। इसमें ये बताओ, अबे एल्कोहल नहीं है नालायको, कार्बन पे जुड़ा होता है OH तब एल्कोहल होता है, और वो भी कार्बन पे और कुछ नहीं होना चाहिए एल्कोहल।
दारू में डूबे रहो सारी जिंदगी। इसका फंक्शन ग्रुप का नाम ऑक्सिन। 30 फंक्शन ग्रुप की लिस्ट बनवाई थी आई पर, उसमें नाम भी दिखाया था ऑक्सिन, एल्डोक्सिन, कीटोक्सिन, ये एल्डोक्सिन है। क्या करो, चलो आज के लिए इतना ही है। इससे आगे अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीख लिया, अब टेस्ट लगाना सीखेंगे। जैसे मैंने परसेंटेज बता दिया कि परसेंटेज आया कहां से, वो असली कहानी अपन सीखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे ग्रुप पे यही